हेलो गाइस, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लें। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके आगे दिया गया है। तो बताइए, असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन जैसा कि आपको पता है 1920 में प्रारंभ होता है और उसके बाद जो है चौरी चौरा कांड हो जाता है और इसी कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 1922। ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और इसी के कारण गांधी जी ने फिर 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड का जो सही आंसर होगा वो होगा 1922, 5 फरवरी 1922 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं और उनके सामने दर्रे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो मिलान किया गया है वो गलत है। उत्तराखंड नाथुला जीपला दर्रा, हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश बोमडीला दर्रा या उपरोक्त सभी सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा कि कौन सा विकल्प है वो गलत है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला विकल्प ही गलत है। यहाँ पर नाथुला जीपला की बात करें तो नाथुला जीपला जो है ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मिलान है तो ये गलत है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न के हिसाब से बात करें तो प्रश्न के हिसाब से ये उत्तराखंड नाथुला जीपला दर्रा जो है ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन, गजेंद्र शेखावत या सलीम अली। तो देखिए 4 विकल्प दिया गया। यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्या हो सकता है। देखिए हरित क्रांति की जनक बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है ये माना जाता है स्वामीनाथन को, ठीक है। हरित क्रांति के जनक जो हैं ये स्वामीनाथन माने जाते हैं। वहीं अगर वर्गीज कुरियन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत में दुग्ध क्रांति का जनक जो है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और बात करें अगर सलीम अली की, तो सलीम अली को राष्ट्रीय पक्षी पुरुष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी पुरुष के रूप में सलीम अली को जाना जाता है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हरित क्रांति। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का जो जनक है वो स्वामीनाथन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। 4 विकल्प आपको दिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सही आंसर हमारा जो होगा वो होगा हमारा मुंडकोपनिषद। ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते की बात करें कि सत्य की ही विजय होती है, तो ये सत्यमेव जयते का अर्थ है और ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या होगा, जैसा कि आपको पता है 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर साल 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौट करके आए थे। अब आपके लिए यहाँ पर तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देहरादून, जयपुर, नागपुर या फिर दिल्ली। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा हमारा नागपुर। ध्यान रखिएगा, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं अनुसूची में शामिल विषय है, मतलब कि 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है। क्या पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, या नगर पालिका का किया गया, या फिर दल बदल का किया गया, या फिर केंद्र राज्य संबंध का किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपको तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है दल बदल का, ठीक है। दल बदल का जो प्रावधान है ये किया गया है 52 संविधान संशोधन से, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो क्या होगा सही आंसर? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो वर्तमान में बिहार राज्य में जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, और कि इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी की है कुमारगुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश के राजा हैं कुमारगुप्त, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन निष्क्रमण का सिद्धांत किससे संबंधित है? फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट या दादा भाई नौरोजी? तो ध्यान रखिएगा, धन निष्क्रमण के सिद्धांत की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, या फिर कहें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, या फिर कहें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में धन निष्क्रमण का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। तो धन निष्क्रमण का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी की बात हो रही है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर, तो ध्यान रखिएगा महमूद गजनवी की बात करें तो 1000 से लेकर के 1027 के बीच में इसने कुल 17 बार जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1000 से लेकर के 1027 के बीच में इसने कुल 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है। अब बात हो रही है कि इन 17 आक्रमणों में कौन सा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया गया था और किस समय में? तो ध्यान रखिएगा 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो 1025 हमारा जो है ये सही आंसर होगा। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहा है, जो सबसे लाभकारी आक्रमण रहा है महमूद गजनवी के लिए, वो था 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जहाँ से इसे बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है धन संपदा हाथ लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए क्या सही आंसर होगा। हृदय हो सकता है, क्या मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा? तो क्या होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो ये है यकृत। यकृत जो होगा ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जीएसटी को किस संविधान संशोधन से लागू किया गया है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है संविधान संशोधन की। ठीक है, संविधान संशोधन की। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? ठीक है, राज्यपाल की बात करें किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 213 की, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 की बात करें, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 202 की बात करें तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल की अनुमति से ही बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 200। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो इसके तहत क्या होता था कि जो चावल के दाने होते हैं उन्हें रंग करके दीवालों पर चिपका करके पेंटिंग की जाती थी। तो इस तरीके से मधुबनी पेंटिंग होती थी और ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य में ये मधुबनी पेंटिंग है और ये बिहार राज्य से जो है संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या फिर जयप्रकाश नारायण? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? किस अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 139 या फिर अनुच्छेद 137? तो क्या होगा सही आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस भाग में किया गया है? देखिए इस तरीके के जब प्रश्न बनते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है और अब पूछा क्या जा रहा है, भाग पूछा जा रहा है या फिर अनुसूची पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाग पूछा जा रहा है, तो भाग क्या हो सकता है? भाग 9 हो नहीं सकता क्योंकि नगर पालिका का प्रावधान है, शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है, ठीक है। भाग 11 हो नहीं सकता है, केंद्र और राज्य का संबंध के बारे में बात की है। और भाग 15 की बात करें तो 15 में निर्वाचन की बात की गई, निर्वाचन आयोग की। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो भाग 9 में किया गया है जो कि विकल्प में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? कोबरा, एनाकोंडा, वासुकी या शेषनाग? तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या होगा? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा हमारा वासुकी। वासुकी जो है ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है, ठीक है। तो वासुकी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 फ्रेंच ओपन में महिला एकल विजेता कौन रही हैं? ठीक है, 2021 में फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता कौन रही हैं? एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या बारबोरा क्रेसिकोवा? तो क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बारबोरा क्रेसिकोवा, ठीक है। बारबोरा क्रेसिकोवा जो है ये फ्रेंच ओपन में महिला एकल विजेता रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा ये बारबोरा क्रेसिकोवा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपके लिए कुछ होमवर्क दिया गया है और इनके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया है? पहला तो क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले या प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, किसको बनाया गया था? तो ये 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी तरीके से दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।